दास्ताने भारत में आज तानाशाहों की सनक और क्रूरता की अजीबोगरीब दास्तान। अभिवादन स्वीकार करें मनोज शर्मा का। तानाशाहों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने ही लोगों से डर लगता है। वो कमजोर लोग होते हैं। अगर वो ताकतवर होते तो उन्हें सत्ता में आने के लिए ताकत का सहारा नहीं लेना पड़ता, चाहे हिटलर हो या स्टालिन या फिर माओ। तानाशाहों का इतिहास बताता है कि उन्होंने विदेशी लोगों से कहीं अधिक अपने ही लोगों को मरवाया है। उनके बारे में एक और बात सच है कि हर तानाशाह की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक समय के बाद उनका पतन निश्चित होता है। हाल ही में कई देशों में भारत के राजदूत रहे राजीव डोगरा की एक किताब आई जिसका नाम है ऑटोक्रेट्स, कैरिज्मा, पावर एंड देयर लाइव्स, जिसमें उन्होंने दुनिया के तानाशाहों की मानसिकता, काम करने के ढंग और जीवन पर बारीक नजर दौड़ाई है। डोगरा रोमानिया के तानाशाह निकोलाई चाउसेस्को का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब उनकी रोमानिया में भारत के राजदूत के रूप में तैनाती हुई तो उन्होंने पाया कि चाउसेस्को की मौत के एक दशक बाद भी लोग अपनी परछाइयों तक से डरते थे। राजीव डोगरा लिखते हैं, लोग अभी भी अपने कंधों के ऊपर देखते थे कि कहीं उनका पीछा तो नहीं किया जा रहा। पार्क में घूमते हुए उनकी नजर हमेशा इस बात पर रहती थी कि बेंच पर बैठा कोई शख्स अपने चेहरे के सामने अखबार रखकर उनकी गतिविधियों पर नजर तो नहीं रख रहा है। अगर कोई अखबार पढ़ भी रहा होता तो वो ये देखते कि कहीं उसमें कोई छेद तो नहीं है जिससे उन पर निगरानी रखी जा रही हो। डोगरा रोमानिया के मशहूर फिल्म और थिएटर अभिनेता इयून कारामित्रू से अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए उनके हवाले से लिखते हैं, हम पर हर समय नजर रखी जाती थी। हमारे एक एक काम पर सरकार का नियंत्रण होता था। राज्य तय करता था कि हम किससे मिलने और किससे ना मिलें, हम किससे बात करें और कितनी देर तक बात करें, आप क्या खाएं और कितना खाएं, और यहां तक कि आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। राज्य ये तय करता था कि आपके लिए क्या अच्छा है और किस हद तक अच्छा है। कहा जाता है कि एक तानाशाह की क्रूरता के लिए उसका बचपन या शुरुआती जीवन जिम्मेदार होता है। लेवाइन रेड्डी और एडम जेम्स अपने लेख 13 फैक्ट्स अबाउट बेनिटो मुसोलिनी में लिखते हैं कि मुसोलिनी एक मुश्किल बालक थे। उनको सुधारने के लिए उनके माता पिता ने उनका एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवाया था। वहां भी स्कूल का स्टाफ उन्हें डिसिप्लिन नहीं कर पाया। 10 वर्ष की उम्र में उन्हें एक छात्र पर पेन नाइफ से हमला करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था। 20 वर्ष की उम्र तक आते आते उन्होंने कई और लोगों पर भी चाकू से हमला किया। उसमें उनकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। स्टालिन भी अपनी जवानी में विद्रोही माइंडसेट के थे। उन्होंने कई दुकानों में मशाले फेंक फेंक कर आग लगाई थी। पार्टी के लिए धन जमा करने के लिए उन्होंने लोगों का अपहरण तक किया था। बाद में उन्होंने अपना नाम स्टालिन रखा, जिसका अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। जब तानाशाह के हाथ में सत्ता आती है तो उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उसे हर हालत में बचाकर रखा जाए। राजीव डोगरा लिखते हैं, सत्ता को अपने पास रखने के लिए जरूरी है कि तानाशाह के व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान ना लगाया जा सके। सत्ता में रहने के लिए मीडिया पर उसका पूरा नियंत्रण हो, वो सर्वव्यापी हो और ईश्वर की तरह आपको हर जगह से देख सकें। और अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करे तो उसे तुरंत दबा दिया जाए। दुनिया के लगभग सभी तानाशाह
प्रोपेगेंडा के भी मास्टर होते हैं। शियोभान प्रोडो न्यू स्टेट्समैन के 20 सितंबर 2019 के अंक में द ग्रेट परफॉर्मर्स हाउ इमेज एंड थिएटर गिव डिक्टेटर्स देयर पावर लेख में लिखते हैं, मुसोलिनी को पता था कि उनकी फ्लाइंग पास्ट लेती हुई तस्वीर उन पर लिखे कई संपादकों से ज्यादा असर डालेगी। 1925 में अपने पहले रेडियो प्रसारण के बाद उन्होंने स्कूलों में 40,000 फ्री रेडियो सेट बंटवाए। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले तक लगभग 8 लाख रेडियो सेट बांट दिए गए और शहरों के चौराहों पर लाउडस्पीकर लगवाए गए थे। उनकी तस्वीर साबुनों पर भी छापी जाती थी ताकि लोग स्नान गृहों में भी उन्हें देख सकें। उनके दफ्तर की लाइट्स रात भर जली रहती थी ताकि देश को लगे कि वो देर रात तक काम कर रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है कि हिटलर जैसा तानाशाह पूरी तरह से शाकाहारी भी हो सकता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में वो सिर्फ सूप और पिसा हुआ आलू खाते थे। किम जोंग इल शार्क फिन और कुत्ते के मांस का सूप पीने के शौकीन थे। दामिक बारबरा डेली 20 के 14 जुलाई 2017 के अंक में अपने लेख द वे टू अंडरस्टैंड किम जोंग इल वॉज थ्रू हिज स्टमक में लिखती हैं, किम की एक और सनक थी। उनके पास महिलाओं की एक टीम थी जो ये सुनिश्चित करती थी कि उनके भोजन के चावल का एक एक दाना साइज, शेप और रंग में बराबर हो। उनकी पसंदीदा ड्रिंक कॉइनैक थी और वो हेनेसी कॉइनैक के सबसे बड़े खरीदार थे। पॉल पॉट जो एक टाइम पे कंबोडिया के तानाशाह थे, वो कोबरा का दिल खाना पसंद करते थे। डोगरा उनके रसोइये के हवाले से लिखते हैं, मैंने पॉल पॉट के लिए कोबरा बनाया। पहले मैंने कोबरा को मारकर उसका सिर काटा और उसे पेड़ पर लटका दिया ताकि उसका जहर धूप में सूख जाए। फिर मैंने कोबरा के खून को एक कप में जमा किया और उसे व्हाइट वाइन के साथ परोसा। उसके बाद मैंने कोबरा को कूटकर उसका कीमा बनाया और लेमन ग्रास और अदरक के साथ 1 घंटा पानी में उबाला और पॉल पॉट को परोसा। मुसोलिनी का प्रिय भोजन था कच्चा लहसुन और ऑलिव ऑयल से बना सलाद। डोगरा लिखते हैं कि इस वजह से उनके मुंह से हमेशा लहसुन की स्मेल आती थी, इसलिए भोजन के बाद उनकी पत्नी दूसरे कमरे में चली जाती थी। पेट दर्द को दूर करने के लिए वो एक दिन में 750 मिलीलीटर दूध पी जाया करते थे। युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन के जीवन काल में ही अफवाह थी कि वो अपने विरोधियों को मरवाकर उनका मांस खा जाते हैं। अनीता शेरविक्स अपने लेख डिक्टेटर्स विद स्ट्रेंज ईटिंग हैबिट्स में लिखती हैं, एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या वो आदमियों का मांस खाते हैं, तो उनका जवाब था, मैं मानव मांस पसंद नहीं करता क्योंकि वो नमकीन होता है। अमीन एक दिन में 40 संतरे खा जाते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो प्राकृतिक वायग्रा का काम करता है। हिटलर का भोजन खाने से पहले फूड टेस्टर उसे चखती थी। उनकी एक फूड टेस्टर मार्गरेट वॉल्फ ने डेनवर पोस्ट के 27 अप्रैल 2013 के अंक में हिटलर्स फूड टेस्टर फाइनली टेल्स हर स्टोरी लेख में लिखा, हिटलर का खाना स्वादिष्ट होता था। उसके भोजन के लिए सर्वश्रेष्ठ सब्जियां इस्तेमाल होती थी। हमें हमेशा पास्ता या चावल के साथ परोसा जाता था, लेकिन हमें हमेशा जहर दिए जाने का डर लगा रहता था, इसलिए हम कभी भी खाने का आनंद नहीं ले पाते थे। हर रोज लगता था कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा। दुनिया भर के तानाशाह अपनी अजीबोगरीब हरकतों और आदतों के लिए भी मशहूर रहे हैं। चाइना के माओ जेडोंग ने जीवन भर अपने दांतों पर
ब्रश नहीं किया। माओ के डॉक्टर ली जिसुई अपनी किताब प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ में लिखते हैं, माओ ब्रश करने के बजाय ग्रीन टी का कूला किया करते थे। उनके जीवन के अंतिम चरण तक उनके सारे दांत हरे हो चुके थे और उनके मसूड़ों में मवाद भर गया था। एक बार जब मैंने उन्हें दांत ब्रश करने की सलाह दी तो उनका जवाब था, शेर कभी भी अपने दांत साफ नहीं करता। बर्मा के फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड जनरल ने विन ने 1988 तक 26 वर्षों तक बर्मा पर राज किया। जुआ, गोल्फ और औरतों के शौकीन ने विन को बहुत जल्द गुस्सा आता था। राजीव डोगरा लिखते हैं, एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के गले पर एस्ट्रे खींच कर मारा था। एक बार किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि 9 का अंक उनके लिए बहुत शुभ है। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने देश में चल रहे 100 कयात के नोट वापस लेने का आदेश दिया और उनकी जगह 90 कयात के नोट चलवाए जो 9 से विभाजित होते थे। नतीजा यह हुआ कि बर्मा की इकोनॉमी चौपट हो गई और लोग अपनी सारी जीवन भर की कमाई से हाथ धो बैठे। अल्बानिया के एनवर हॉक्सहा 1944 से 1985 तक सत्ता में रहे। उन्हें हमेशा डर लगता था कि उनके देश पर हमला होने वाला है। इससे बचने के लिए उन्होंने पूरे देश में 7,50,000 बंकर्स बनवाए, यानी अल्बानिया के हर वर्ग किलोमीटर में 5.7 बंकर्स। उन्होंने बैंक के नोटों पर अपना चेहरा छपवाने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि उनके साथ जादू टोना किया जा सकता है। ब्लेंडी फैजुई अपनी किताब एनवर हॉक्सहा द आयरन फिस्ट ऑफ अल्बानिया में लिखते हैं, उनको अपनी हत्या का इतना डर था कि उन्होंने अपने लिए एक बॉडी डबल ढूंढा। उनसे मिलते जुलते एक आदमी को गांव से उठाया गया और कई प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसे हॉक्सहा जैसा बना दिया गया। उस डबल को उनकी तरह चलना, खाना और वही किताबें पढ़ना सिखाया गया। उसने कई फैक्ट्रीज का उद्घाटन किया और हॉक्सहा की जगह कई जगह भाषण भी दिए। उसे यहां तक सिखाया गया कि अगर उसे गोली लगती है तो कैमरे के सामने उसे किस तरह मरने का नाटक करना है। हाइती के तानाशाह फ्रांसोइस टुलावियर इतने अंधविश्वासी थे कि उन्होंने देश के सभी काले कुत्ते मार देने का आदेश दे दिया। अल्बानिया के तानाशाह एनवर हॉक्सहा ने भी अपने विरोधियों को नहीं बख्शा। फैजुई लिखते हैं, उन्होंने इतने बुद्धिजीवियों की हत्या करवाई कि उनकी मृत्यु तक पॉलिट ब्यूरो में कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचा था जो हाई स्कूल से ज्यादा पढ़ा हो। उनके मंत्रिमंडल का सबसे खतरनाक पद था गृह मंत्री का पद। उन्होंने लगभग हर गृह मंत्री को मरवा दिया। नागरिकों पर सरकार का नियंत्रण इतना था कि वो अपने बच्चों के नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते थे। सरकार ने सभी गिरजाघर और मस्जिदें बंद करवा दी। वो धर्म के इतने खिलाफ थे कि जब मदर टेरेसा की मां अल्बानिया में मर रही थी, उन्होंने मदर टेरेसा को अपनी मां को आखिरी बार देखने की इजाजत नहीं दी। इस तरह सन 1979 में सत्ता में आने के सिर्फ 7 दिन बाद इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने 22 जुलाई को बाथ सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की एक मीटिंग बुलाई। उनके निर्देश पर इस मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। कॉन कफलिन अपनी किताब सद्दाम द सीक्रेट लाइफ में लिखते हैं, जैसे ही किसी नेता का नाम पुकारा जाता, गार्ड्स उसकी सीट के पीछे से आकर उसे उठाकर हॉल से बाहर ले जाते। आखिर में जो लोग बचे थे वो डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने खड़े होकर सद्दाम हुसैन के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। 66 कथित देशद्रोहियों में
से 22 को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली मार दी गई। अब पूरा देश सद्दाम हुसैन का था। वो पूरे देश में अपना खौफ फैलाने में कामयाब हो गए थे। मनोज शर्मा, दास्तान भारत। नमस्कार।